हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी या जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज करंट अफेयर्स में हम 11 to 20 का करंट अफेयर्स देखेंगे, अप्रैल मंथ का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली न्यूज़ है टाइम द्वारा, एक्सक्यूज मी, टाइम द्वारा, एक सेकेंड, टाइम द्वारा 2023 के सबसे प्रभावशाली लोग, ये हमारी पहली न्यूज़ है। टाइम द्वारा 2023 के सबसे प्रभावशाली लोग। एक्चुअली में टाइम मैगजीन ने 2023 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची प्रकाशित की है। इसमें 100 और ये 6 श्रेणियाँ, तो एक तो हमें ये याद रखना है इसमें, और ये श्रेणियाँ कितनी है? 6 हैं। इसको जरूर याद रखिए। कौन कौन सी है? कलाकार, प्रतीक, पायनियर्स, लीडर्स, टाइटन्स, इनोवेटर्स। ठीक है, 6 श्रेणियों में मोस्ट इंपॉर्टेंट कलाकार, प्रतीक, पायनियर्स, लीडर्स, टाइटन्स एंड इनोवेटर्स। ठीक है, भारतीय अभिनेता शाहरुख खान और भारतीय निर्देशक एस राजामौली। शाहरुख खान और भारतीय निर्देशक कौन है? एस राजामौली को क्रमशः का मतलब ये होगा कि शाहरुख खान तो पहले क्या आ जाएगा? आइकॉन, क्रम से, और एस राजामौली पायनियर। तो आइकॉन में कौन है? शाहरुख खान, और भारतीय निर्देशक एस राजामौली को क्रमशः आइकॉन और पायनियर श्रेणियों में सूचीबद्ध किया गया है। तो शाहरुख खान हो गए आइकॉन और भारतीय निर्देशक एस राजामौली हो गए पायनियर। ठीक है, इस श्रेणी में है। और टोटल कितनी श्रेणियां? 6 हैं। अब आ जाओ, ये पहली न्यूज़ हो गई टाइम वाला। टोटल 100 प्रभावशाली इसमें व्यक्ति हैं, प्रभावशाली लोग हैं। 6 श्रेणियों में दिया जाता है। ठीक है, 6 श्रेणियों में दिया जाता है, और भारतीय अभिनेता शाहरुख खान और राजामौली को इसमें मिला है। शाहरुख खान को मिला है आइकॉन, और पायनियर में कौन है? राजामौली जी। अगली न्यूज़ हमारी पूर्वोत्तर का पहला एम्स। पूर्वोत्तर का पहला एम्स कहाँ पे है? पीएम मोदी ने गुवाहाटी असम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पे? गुवाहाटी, असम में। ठीक है, यह पूर्वोत्तर का पहला एम्स है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूर्वोत्तर का पहला एम्स कहाँ पे है? गुवाहाटी, असम में है। गुवाहाटी, असम में। ठीक है, पूर्वोत्तर का पहला एम्स की स्थापना 1956 में हुई थी। तो ये भी पता होना चाहिए कि एम्स की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। ठीक है, किसके द्वारा? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के तहत की गई थी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के तहत की गई थी इसकी स्थापना। पहला एम्स नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। वर्तमान में भारत में कुल कितने हैं? 9 एम्स है। ठीक है, तो ये हमारा पहला एम्स गुवाहाटी, असम में, और वर्तमान में कितने हैं? 9 है। पहला क्या था? 1956, कहाँ पे? दिल्ली में। पहला जो है स्थापित हुआ था दिल्ली में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो अगला देखते हैं। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन। पहला है, इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी 20 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। तो 20 अप्रैल 2023 को न्यू दिल्ली में ये हुआ है। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है, थीम क्या थी इसकी? थीम बहुत ज़रूरी है, थीम जरूर रख लीजिएगा। समकालीन चुनौतियों के जवाब, अभ्यास के लिए दर्शन। समकालीन चुनौतियों के जवाब, अभ्यास के लिए दर्शन। ठीक है, ये इसकी थीम थी। मंत्रालय की बात करें, संस्कृति मंत्रालय और इसके अनुदेयी निकाय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा होस्ट किया गया। तो होस्ट किसने किया है? संस्कृति मंत्रालय और इसके जो अनुदेयी निकाय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसे होस्ट किया गया है, ये याद रखिएगा। बौद्ध धर्म की स्थापना सिद्धार्थ गौतम ने की थी, आपको पता है। बचपन में उनका नाम सिद्धार्थ था। गौतम पड़ा उनकी माता जी थी महाप्रजापति गौतमी, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था। वो उनकी स्टेप मदर थी और तब उनका नाम पड़ा गौतम। और बुद्ध, जब उनको ज्ञान मिला तो उनका नाम बुद्धा हो गया। ठीक है, कहाँ पे? बोध गया में। पहला जो उन्होंने ये उपदेश दिया था कहाँ पे? सारनाथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी चीज़ें इसमें हैं। गौतम बुद्ध, हाँ, जिसे 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नेपाल और उत्तरी भारत में रहते थे। ठीक है, शुद्धोधन के पुत्र थे, राजा शुद्धोधन का नाम सुना होगा। और इनकी माता जी कौन थी? महामाया थी। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ठीक है, नेपाल के। त्रिपिटक या 3 टोकरियों के रूप में जाना जाने वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली, संस्कृत
और अन्य भाषाओं में लिखे गए और इसे बुद्ध और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं हैं। तो इतना, ये तो आप हिस्ट्री में पढ़ते ही हो। फिलहाल ये याद रखना, पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन न्यू दिल्ली में हुआ है। इसे होस्ट किसने किया? संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा होस्ट किया गया। सिद्धार्थ गौतम ने की थी इसकी स्थापना, ये तो सबको पता है, आप लोग तैयारी कर रहे हो इतना तो जानते ही हो। थीम समकालीन चुनौतियों के जवाब अभ्यास के लिए दर्शन, ये इंपॉर्टेंट है, थीम और कहाँ पे हुआ था, ठीक है। बाकी तो आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, पता ही होगा। अगली न्यूज़ हमारी है, भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश। भारत सबसे तो किसको पिछाड़ा होगा इसने? चाइना, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के आंकड़ों के अनुसार भारत 142.86 करोड़ लोगों के साथ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने के लिए चीन से आगे निकल गया। चीन में कितना है? 142.57, ठीक है। और भारत अब क्या हो गया? बस आगे की संख्याएं सेम है, 142 ही हैं, ये 86 हो गया है और चाइना जो है 57 है, 57 है, ठीक है। चीन की आबादी 142.57 करोड़। 2016 में चीन ने अपनी सख्त वन चाइल्ड वन पॉलिसी, तो 2016 में चाइना की एक पॉलिसी थी वन चाइल्ड पॉलिसी, को समाप्त कर दिया और 2021 में जोड़ों को 3 बच्चे पैदा करने देना शुरू कर दिया, मतलब 3 चाइल्ड, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक 2023 के मध्य तक वैश्विक आबादी 8.045 अरब हो जाएगी। तो यूनाइटेड नेशन के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 2023 के मध्य तक कितना हो जाएगा वैश्विक आबादी? 8.045 हो जाएगा, ठीक है, अरब। जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं पता है, फिर भी मैं बता देती हूँ। प्रजनन दर, बढ़ती उम्र, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और सबसे कम आबादी वाला देश अब हमें जानना चाहिए वेटिकन सिटी, यूरोप में है, आप लोग को भी पता है, और इसका एरिया भी बहुत कम है वेटिकन सिटी का, आप जानते हो, है ना। चलो नेक्स्ट पे आते। तो चाइना को किसने पिछाड़ा है? हमारे प्यारे भारत ने, ठीक है। आइए राष्ट्रीय न्यूज़ पे चलते हैं। चलिए, भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा 54 फीट है, गुजरात के बोटाड जिले में सारंगपुर मंदिर में स्थित है। तो गुजरात का बोटाड जिला है जहाँ पे एक मंदिर है, क्या नाम है उसका? सारंगपुर मंदिर। तो भगवान हनुमान की 54 फीट की है सारंगपुर मंदिर में, तो इतना याद रखिएगा, गुजरात के बाटोड में। देश में भगवान हनुमान की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। तो सबसे ऊंची जितनी भी भारत में जितनी भी ऊंची मूर्तियां हैं उसमें ये भी शामिल हो गया है, 54 फीट है, ठीक है। गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र रजनीकांत पटेल और राजधानी क्या है? गांधीनगर है, ठीक है। आइए अगले न्यूज़ पे जाते हैं। 2 दिवसीय गज उत्सव, अब 2 दिन का गज उत्सव 2023, ठीक है, कहाँ पे हुआ है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटन किया गया। स्थान असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हाई स्कूल का खेल के मैदान जो है वहाँ पर। आपको पता है काजीरंगा, कल भी मैंने नाम लिया था कि काजीरंगा किस लिए फेमस है, स्पेशली तो ये एक सिंग वाले गेंडे के लिए, ठीक है। तो काजीरंगा है कहाँ पे? असम में है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हाई स्कूल का खेल का मैदान जो है वहाँ पर हुआ है ये 2 दिवसीय गज उत्सव। काजीरंगा गज उत्सव हाथियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित एक वार्षिक उत्सव है। तो ये ईयरली होता है, ठीक है, और किस लिए? हाथियों के संरक्षण के लिए। तो 2 दिवस का था, कहाँ पे हुआ है? असम, ठीक है, काजीरंगा। अगली न्यूज़ पे आते हैं। जल जीवन मिशन ने 60% कवरेज मील का पत्थर, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। तो चलो वन लाइनर, 2 दिवसीय गज उत्सव कहाँ पे हुआ? तो आप बोलोगे असम के काजीरंगा में, या फिर सीधा ना क्वेश्चन पूछ के बोल दे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए असम में है, ठीक है। जल जीवन मिशन ने 60% कवरेज मील का पत्थर हासिल हुआ है। अब ये जल जीवन मिशन जो है इसको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। भारत के कुल 190.4 मिलियन 190.4 मिलियन ग्रामीण परिवारों में से 116 मिलियन 116 मिलियन के पास अब कार्यशील जल नल है। अपने आप में
बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। 100% कवरेज वाले राज्य की अब हम बात कर लेते हैं कि 100% कवरेज किसको मिला है। देखिए, सबसे पहले है गुजरात, तेलंगाना, गोवा, हरियाणा, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन दीव, दादर नागर हवेली एंड पुदुचेरी। ठीक है, तो 100% कवरेज में क्या याद रखें? गुजरात, तेलंगाना, गोवा, हरियाणा, पंजाब, अंडमान एंड निकोबार, दमन दीव, दादर नागर हवेली। ठीक है, तो ट्रिपल डी इसमें याद रखेगा। यहाँ हो गया अंडमान निकोबार, तो केंद्र शासित में 1 2 3 4 हो गए, और ऐसे नॉर्मली गुजरात, तेलंगाना, गोवा, हरियाणा, पंजाब, तो इसे बार बार नाम लेंगे ऐसे ना, गुजरात जी, गोवा जी, तो 2G है, तेलंगाना T, फिर उसके बाद हरियाणा H P, तो ऐसे कुछ बना लीजिए कोड और याद कर लीजिए। जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था। तो ये जल जीवन मिशन आया कब था? 2019 में, 2019। डेट याद रहेगा, 15 अगस्त है। ठीक है, डेट जरूर याद रहेगा। जल जीवन मिशन में स्रोत से घरेलू जल नल कनेक्शन स्थापित करना शामिल है। तो इसमें क्या है, जल जीवन मिशन में क्या है, स्रोत से, जहाँ से जो सोर्सेज होता है वहाँ से घरेलू जल नल जो होगा कनेक्शन वो स्थापित करना शामिल होता है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 60% कवरेज और 100% कवरेज वाले राज्य आपको पता है, गुजरात, मैंने बोला था 2G, गुजरात, गोवा, फिर याद कर लीजिए तेलंगाना, फिर हरियाणा, पंजाब। हरियाणा पंजाब एक साथ याद कर लीजिए। 2G में तो गुजरात, गोवा, तेलंगाना, फिर आ जाइए केंद्र शासित में अंडमान निकोबार, दादर नागर हवेली और दमन दीव एंड लास्ट पुदुचेरी। ठीक है, याद हो जाएगा, 3-4 बार बोलिए, जरूर याद हो जाएगा। चलिए अगली न्यूज़ पे हम बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जल जीवन मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ। चलिए, CM दी योगशाला कार्यक्रम, CM दी योगशाला कार्यक्रम क्या है ये? पंजाब सरकार द्वारा शुरू किया गया। तो CM दी योगशाला कार्यक्रम किसका है? पंजाब सरकार द्वारा शुरू किया गया है। 4 शहरों में शुरू हुआ है। कहाँ कहाँ? पटियाला, अमृतसर, लुधियाना एंड फगवाड़ा। कहाँ पर? पटियाला, अमृतसर, लुधियाना और फगवाड़ा में। पटियाला, P पटियाला, A अमृतसर, L लुधियाना और F फगवाड़ा। अब उसके बाद उद्देश्य क्या है इसका? CM दी योगशाला कार्यक्रम का उद्देश्य एक स्वस्थ और समृद्ध पंजाब बनाने के लिए एक जन आंदोलन बनाना। एक स्वस्थ और समृद्ध पंजाब बनाने के लिए क्या करना? एक जन आंदोलन बनाना, ये इसका उद्देश्य है। प्रशिक्षित योग प्रशिक्षक लोगों को निःशुल्क योग प्रशिक्षण देंगे। CM कौन है वहाँ के? भगवंत मान, राजधानी चंडीगढ़। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ पे आते हैं। तो CM दी योगशाला याद रखिएगा पंजाब का है। ठीक है, आगे आते हैं। 97 देशों का 97 देशों का इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस IBCA, ठीक है, PM मोदी द्वारा कर्नाटक में लॉन्च किया गया। तो 97 देशों का इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस कहाँ पे शुरू हुआ है? कर्नाटक में शुरू हुआ है। ठीक है, अब ये कैसे याद करेंगे? यहाँ पे क्या है? कैट्स। क्या है ये देख रहे हो? कैट्स। ये वाली कैट नहीं है जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं, बताती हूँ अभी। ये जो कैट्स है, अब ऐसे कुछ याद कर लो कि जो कैट्स होती हैं बहुत नाटक करती हैं। कर्नाटक याद हो गया? वो लर्नर में ऐसे पूछेगा। 97 देशों का इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस मोदी द्वारा कहाँ पे लॉन्च किया गया है? कर्नाटक में लॉन्च किया। इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या है? जंगली में 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना। तो कितनी? 7 बड़ी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियां कौन सी हैं? बाघ, तेंदुआ, जगुआर, शेर, हिम तेंदुआ, प्यूमा एंड चीता। ये 7 बड़ी प्रजाति है। तो इसमें से ना कुछ ऑप्शन में देगा, उसमें से कुछ और ऐड कर देगा। ठीक है, आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। तो इस तरीके से इनके नाम एटलीस्ट आप दिमाग में कर लीजिए। बाघ, तेंदुआ, जगुआर, शेर, हिम तेंदुआ, प्यूमा एंड चीता, ये 7 प्रजातियां हैं। कहाँ पे? कर्नाटक में। ठीक है, मैंने बोला बिल्ली बहुत नाटक करती है, तो ये शब्द आएगा कैट, तो आपको याद हो जाएगा कर्नाटक में। चलिए
जुलाई 2019 में प्रधानमंत्री ने गठबंधन बनाने का आह्वान किया और अब इसे लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज पे आते हैं हम। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर, देखते हैं कहाँ पे है। ये अगली न्यूज हमारी कर्नाटक के बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पे? कर्नाटक के बेंगलुरु में। ठीक है, लार्सन एंड टुब्रो द्वारा कार्यान्वित है ये। लागत इसकी 23 लाख है। लागत कितनी है? 23 लाख है। तो पहला, भारत का पहला 3D है, याद रखना, बेंगलुरु, कर्नाटक के बेंगलुरु में है। ठीक है, अगली न्यूज हमारी पीएम मुद्रा योजना के 8 साल पूरे हो गए। पीएम मुद्रा योजना के कितने? 8 साल पूरे हो गए। तो इसको याद रखिएगा, पीएम मुद्रा कैसे आई अभी बताती हूँ मैं। देखिए, इस योजना के तहत 40.82 करोड़ ऋण खातों में करीब 23.2 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए गए। योजना के तहत लगभग 68% खाते महिला उद्यमियों के हैं, 68% महिला उद्यमियों के हैं, और 51% खाते SC ST OBC श्रेणियों के उद्यमियों के हैं। मुद्रा योजना लॉन्च किया गया था 2015 में। 8 साल इसने पूरे कर लिए। उद्देश्य क्या है? 10 लाख रुपए तक के आसान संपार्श्विक मुक्त माइक्रो क्रेडिट की सुविधा प्रदान करना। ठीक है, आप लोग का एक काम है, आज जरूर करिएगा, ये जो पीएम मुद्रा है ना, इसका फुल फॉर्म प्लीज देखिएगा क्या है। ठीक है, पीएम मुद्रा का। चलिए अगले न्यूज पर हम आते हैं। राष्ट्रपति ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से ऐतिहासिक उड़ान भरी। अब राष्ट्रपति ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से ऐतिहासिक उड़ान भरी है, तो ये विमान का नाम याद रखिएगा। ठीक है, स्थान असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन में। स्थान कौन सा है? असम का तेजपुर। तो ऐसे याद कर लो, लड़ाकू विमान की बात कर रहा है ना, तो विमान है, तो ऐसे कर लो आसमान पर तेजी से, ठीक है, वायु में उड़ा, ऐसे कुछ याद कर लो। तो असम हो गया और तेजी से यानी तेजपुर हो गया। याद हो गया अपना। ठीक है, सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान है। उससे क्या हुआ? राष्ट्रपति ऐसे आसमान की तरफ तेजी से उड़ गए, ऐसे कुछ याद कर लो ना दिमाग में, क्या दिक्कत है। ग्रुप कैप्टन नवीन कुमार, ग्रुप क्या है? कैप्टन नवीन कुमार द्वारा उड़ाया गया। ठीक है, कैप्टन नवीन कुमार है, उन्होंने उड़ाया। ऐसा करने वाली वह तीसरी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो आप लोग ये देखोगे कि ऐसा करने वाली वह तीसरी राष्ट्रपति हैं, तो 2 और कौन सी हैं, और दूसरी महिला, तो पहली महिला कौन रही होंगी? पहली महिला कौन थी यहाँ पे? राष्ट्रपति। कॉमन सेंस की बात है, लगाते रहो दिमाग आप लोग थोड़ा सा। राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। ठीक है, तो हमने देखा राष्ट्रपति ने सुखोई 30 MKI, मैंने बोला तेजी से आसमान की तरफ उड़ा, यानी तेजपुर असम के। ठीक है, नवीन कुमार का नाम याद रखना, और ये तीसरी राष्ट्रपति हैं ऐसा करने वाली, और दूसरी महिला। ठीक है, बताना जरा पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। ठीक है, चलो अगले पे आते हैं। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI को मिनी रत्न कैटेगरी 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस CPSE का दर्जा दिया गया। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI को मिनी रत्न कैटेगरी 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का दर्जा दिया गया। SECI जो है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत में कुछ सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। भारत की कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जो सबसे बड़ी होती है, उसमें से उनको लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इसमें आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भी शामिल है। तो आंध्र प्रदेश का जो जिला है कुर्नूल, वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भी शामिल है। ठीक है, तो SECI अब किस में आ गया है, इतना याद रखिएगा, मिनी रत्न कैटेगरी में। SECI की स्थापना कब हुई थी? 2011 में हुई थी। संपीड़ित बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन, ये कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। संपीड़ित बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन आयोजित कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। इसकी थीम याद रखिएगा, मजबूत CBG फाउंडेशन और ग्रोथ के लिए प्रोग्रेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क की ओर। ठीक है, ग्रोथ, ये याद रखिएगा थीम। उद्देश्य क्या है? संपीड़ित बायोगैस उद्योग के विकास के लिए की गई जो भी पहल है उसके बारे में उद्योग को अवगत करवाना, और अगर कहीं पे चेंजेस की जरूरत है, संशोधन की जरूरत है, तो उन एरियाज की भी पहचान करना। ठीक है, अगली न्यूज़ है हमारी, अंबेडकर की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा। अनावरण कौन किया है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव जी। ये
हैदराबाद में है। कहाँ पे? हैदराबाद में बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कौन सी है? कांस्य प्रतिमा है। ये याद रखिएगा, कांस्य प्रतिमा है। 1947 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने और उनकी भूमिका के लिए अम्बेडकर को भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। और मरणोपरांत 1990 में ये भारत रत्न से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। अंबेडकर की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा 125, कितना, कहाँ पे? हैदराबाद में है। तेलंगाना के जो सीएम है उन्होंने इसका अनावरण किया है। चलिए अगली न्यूज़ पे हम बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी 2022 के वर्ष में उच्चतम डिजिटल लेन देन के मामले में बेंगलुरु शहरों की सूची में सबसे ऊपर है। तो जो डिजिटल लेन देन हुआ है ऑनलाइन, उसमें बेंगलुरु शहर जो है सबसे टॉप पर है। ठीक है, शहर ने 2022 में रुपए कितने? 6500 करोड़ के 29 मिलियन लेन देन कर लिए हैं। कितने? 6500 करोड़ के 29 मिलियन लेन देन कर लिए हैं। तो लेन देन कितना है? लेन देन की संख्या कितनी है? 29 मिलियन। और पैसे कितने का मतलब मनी कितनी है? 6500 करोड़। ठीक है, दिल्ली दूसरे स्थान पर रही है और बाद में मुंबई, पुणे और चेन्नई। तो पहला दूसरा याद रखिएगा बेंगलुरु एंड दूसरे स्थान पे कौन है? दिल्ली। तो बीडी याद रखिएगा, याद रहेगा। ठीक है, तो डिजिटल लेन देन का एक कोई ऐप है, बीडी नाम है उसका। ठीक है, जैसे मैंने फ़ोन पे बताया था, फ़ोन पे का क्या था? पिन कोड था। तो फ़ोन पे का पिन कोड दे दे भाई, ऐसे कुछ। या फिर फ़ोन पे नहीं कर रहा है तो अपना पिन कोड बता दे। नहीं बता रहा, मैं इतना महान नहीं हूँ। याद है? महाराष्ट्र। ठीक है, तो दिल्ली दूसरे स्थान पर है, जिसके बाद मुंबई, पुणे और चेन्नई आता है। दो जरूर याद रखिएगा, बीडी। बी मतलब बेंगलुरु, डी मतलब दिल्ली। ठीक है, अब रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? भारत डिजिटल भुगतान वार्षिक रिपोर्ट। भारत डिजिटल भुगतान वार्षिक रिपोर्ट, ये इसका नाम था। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलो अगली बात। केरल जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य। केरल जो है जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य है, इसे रट लीजिएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सार्वजनिक जल बजट जारी किया और राज्य द्वारा पहली बार 2019 में जल बजट का विचार रखा गया था। तो पहली बार जो इन्होंने विचार लेके आए थे जल बजट लाना चाहिए, तो ये कब? 2019 में। और ये जो जल बजट है ये अपनाने वाला क्या हो गया है? पहला राज्य बन गया है केरला। ठीक है, केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है, और मुख्यमंत्री लिखा ही है पिनराई विजयन, पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा ने मैंग्रोव पिट्टा पक्षी की पहली जनगणना की। मैंग्रोव पिट्टा पक्षी किसने की? उड़ीसा ने की। ठीक है, तो यहाँ पे ये पक्षी शब्द आया है, यहाँ पे आया है उड़ीसा। तो कौन उड़ता है? पक्षी उड़ता है, ये याद हो गया। पहली जनगणना, तो पहली बार मैंग्रोव पक्षी उड़ा। ठीक है, मैंग्रोव पिट्टा पक्षी ऐसे कर लो। आयोजित कहाँ? भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य। भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तो इसका आयोजन हुआ है। मैंग्रोव पिट्टा एक रंगीन पक्षी है जिसका सिर भूरे रंग के मुकुट के साथ काला होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिएगा। अब ये न्यूज़ में है तो इम्पोर्टेंट अपने आप ही है। ठीक है, उड़ीसा में मैंग्रोव पक्षी, ऐसे कर लो, हाँ, मैंग्रोव पक्षी उड़ा। ठीक है, भीतर से उड़ा, तो ये भीतरकनिका याद रहेगा यार, वहीं पे है। और मैंग्रोव पिट्टा एक रंगीन पक्षी है, सिर भूरे रंग के मुकुट के साथ काला होता है। याद हो गया, मुझे पता है आप लोग को, बहुत समझदार हो आप लोग। चलो आगे आते हैं, कौन कौन नियुक्त हुआ है। सुब्बी सुब्रमण्यम को यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स में वारंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। वारंट ऑफिसर कौन है? सुब्बी सुब्रमण्यम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स में कौन है? वारंट ऑफिसर। ठीक है, रॉयल एयरफोर्स दुनिया की सबसे पुरानी स्वतंत्र वायुसेना है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1918 को हुई थी। तो रॉयल एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1918 में हुई थी। ये सबसे पुरानी स्वतंत्र वायुसेना है। इसके जो अभी वारंट ऑफिसर है कौन है? सुब्बी सुब्रमण्यम है। ठीक है, चलो अगले न्यूज पे आते हैं। अलेक्जेंडर सेफ्रिन 2027 तक
यूईएफए अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए, इससे पहले भी थे ये। यूरोपीय फुटबॉल संघों का संघ, यूरोपीय फुटबॉल संघों का संघ, स्थापना कब हुई थी इसकी? यूईएफए 15 जून 1954, मुख्यालय इसका न्योन स्विट्जरलैंड में है, मूल संगठन फीफा। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप लोग को पता है इसमें से एक मतलब एक आधा न्यूज हमेशा आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें से आना तय है, नियुक्तियों में एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो अलेक्जेंडर सेफरिन कौन है? यूईएफए के अध्यक्ष चुने गए फिर से। यूरोपीय फुटबॉल संघों का संघ इसे बोलते हैं, स्थापना 15 जून 1954 को हुई थी, मुख्यालय इसका न्योन स्विट्जरलैंड में है, मूल संगठन फीफा। चलिए अगली बात करते हैं। कलिकेश नारायण सिंह देव को नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, क्या नाम है? कलिकेश नारायण सिंह देव का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एनआरएआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसको? कलिकेश नारायण को। एनआरएआई की स्थापना 1951 में हुई थी, भारत में शूटिंग खेलों को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से की गई थी। तो जो शूटिंग खेल वगैरह होता है उसको बढ़ावा, उसको लोकप्रिय बनाने के लिए उस उद्देश्य से ये लाया गया था, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अब इसे याद कैसे करें? अच्छा, लोकसभा के पहले स्पीकर जीवी मावलकर एनआरआई के संस्थापक अध्यक्ष हैं, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन से इसको कनेक्ट करके कुछ क्वेश्चन बना दे, तो इंपॉर्टेंट है प्लीज इनका, जीवी मावलकर। और मैं बता रही हूँ कि इसको जरूर नाम को याद रखिएगा, जीवी मावलकर जी का, एनआरएआई के संस्थापक अध्यक्ष थे, इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। ठीक है, याद कैसे करेंगे? यहाँ पे क्या है? कलिकेश, तो इसमें काल ले लीजिए, कली को काल से कर लीजिए। यहाँ पे क्या है? राइफल, तो राइफल किसी को दिखा दो अगर तो उसका काल तो निश्चित है ना। और यहाँ पे क्या है? मावलंकर, तो इसमें माव को कर लो, मार देगा या ऐसे कुछ कर लो, याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते, इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ, इससे ज़्यादा मुझे ट्रिक्स आती भी नहीं है, वो तो मैं इसलिए बोल देती हूँ ताकि थोड़ा बहुत याद हो जाए, या एग्ज़ाम हॉल में आपके दिमाग में थोड़ा क्लिक करे, ताकि क्योंकि सारी चीज़ें सब नहीं याद कर सकते, ये मैं बिलीव करते हो। जेपी चसलानी को सुजलान एनर्जी का सीईओ नियुक्त किया, ये मैंने बताया था, लेकिन एक बार फिर से, जेपी चसलानी, तो मैंने बोला था हाँ सुजलान एनर्जी, और ये जो मैंने बताया था तुलसी तांती का नाम लिया था कि नहीं? तो तुलसी तांती में बोल रही थी तुलसी का पानी पी के सूजन कम हो गई और वो चल पड़ा, है ना। तो ऐसा कुछ याद दिलवाया था, तो याद रखिएगा जेपी चसलानी सुजलान एनर्जी का सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है। तमिलनाडु सरकार सेवानिवृत्त न्यायाधीश के चंद्रू की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति का गठन किया। इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु सरकार सेवानिवृत्त न्यायाधीश, क्या नाम है उनका? के चंदू की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति का गठन किया गया, एक सदस्यीय। ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका? 2015 के किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार घरों के प्रभावी प्रशासन के लिए उपायों की सिफारिश करना। ठीक है। जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 का है, उसके अनुसार घरों के प्रभावी प्रशासन के लिए उपायों की सिफारिश करना। किशोर न्याय अधिनियम 2015 क्या है? ये 18 से कम आयु के सभी बच्चों का लागू होता है। जितने भी बच्चे हैं जिनकी एज जो है 18 वर्ष से कम है, उन पर लागू होता है। उनकी सुरक्षा, देखभाल, पुनर्वास का प्रावधान करता है ये किशोर न्याय अधिनियम 2015। ठीक है, याद रखिएगा, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर लागू होता है। उनकी सुरक्षा, देखभाल, पुनर्वास वगैरह के बारे में ये प्रावधान करता है। इंपॉर्टेंट न्यूज है। शेखर राव, अगली न्यूज है। शेखर राव को कर्नाटक बैंक का अंतरिम एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। अब ये जो शेखर राव हैं, ये कर्नाटक बैंक के क्या हो गए? अंतरिम एमडी और सीईओ। ठीक है। अब ये शिखर पर पहुंच के नाटक कर रहे हैं। क्यों? वहां पे एमडी और सीईओ बन गए हैं। शिखर पर पहुंचकर तो शेखर राव है, नाटक कर रहे हैं एमडी सीईओ बन के। ठीक है, याद ही हो जाए तो अच्छा बात है। बैंक की स्थापना कब हुई थी? 18 फरवरी 1924 को हुई थी, और ये भारत के सबसे पुराने बैंकों में से एक है। ठीक है, भारत के सबसे पुराने बैंकों में से एक है। कर्नाटक बैंक मंगलुरु, कर्नाटक, इंडिया में स्थित एक निजी क्षेत्र बैंक है, प्राइवेट है ये। अगली न्यूज पे आते हैं हम लोग।
विराट कोहली को HSBC इंडिया के ब्रांड इन्फ्लुएंसर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये विराट कोहली जी है, HSBC इंडिया के ब्रांड इन्फ्लुएंसर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, HSBC इंडिया के CEO कौन है? हितेंद्र दवे। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, यहाँ भी HSBC है। ठीक है, और इंडिया के कौन है ब्रांड एम्बेसडर? विराट कोहली है, विराट है ये। ठीक है, हितेंद्र दवे इसके कौन है? CEO हैं, याद रखिएगा। चलिए अगली न्यूज़ पे आते हैं। अब आ गई हमारी इंटरनेशनल न्यूज़ है। पहली न्यूज़ देखते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने अपना प्रमुख ज्यूस JUICE ज्यूस जुपिटर ICY मून्स एक्सप्लोरर, ठीक है, मिशन लॉन्च किया है। तो अगर ये बोल दे सुर्खियों में रहा जूस, या फिर इसका फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या है? ये किसका है? पहले बात तो आपको याद रखना, ईसा। ठीक है, तो ईसा ने जूस पिया। ESA, हमें ईशा के बाद में ईसा को मतलब नाम से वो कर लो, वैसे तो ईसा नाम होता है बट यहाँ पे कर लो ऐसा। ठीक है, तो ईसा ने क्या किया? जूस पिया। ऐसे कुछ याद कर लो, जैसे याद रखना जुपिटर से रिलेटेड है। दिमाग में एक इमेज बनाओ। मिशन फ्रेंच गुयाना के कोरो में यूरोप के स्पेस पोर्ट से एरियन 5 रॉकेट में शुरू किया गया। तो एरियन 5 रॉकेट मिशन कहाँ पे? फ्रेंच गुयाना के कोरो में। ठीक है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो ESA है, अंतरिक्ष की खोज के लिए समर्पित एक अंतर सरकारी संगठन है। क्या है ये? अंतरिक्ष की खोज के लिए अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, ESA के 22 सदस्य देश हैं। ESA में कितने हैं? 22 सदस्य देश है। 1975 में स्थापित हुआ था। मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में है। अच्छा, ये जो 22 सदस्य देश है उसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम भी शामिल है। कौन कौन है? फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ठीक है, इतने लोग शामिल हैं। ठीक है, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का अपना प्रमुख कौन है? जूस मिशन शुरू हुआ है। जूस मिशन क्या बोला? ईसा ने जूस पिया, याद रखिएगा इतना। 1975 में स्थापित हुआ था और ESA में टोटल 22 सदस्य देश हैं। अब अगली न्यूज़ हमारी है, केन्या ने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है। अब केन्या का अपना पहला है पृथ्वी अवलोकन, क्या है नाम उसका? ताइफा। क्या नाम है? ताइफा। केन्या ने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया जिसका नाम है ताइफा। कैलिफोर्निया में वेडिनबर्ग बेस से लॉन्च किया गया। तो कैलिफोर्निया, सीधा पूछ ले कि ये जगह वेडिनबर्ग कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में है। देखो वर्ल्ड मैप बहुत ज़रूरी है, मैप का ज्ञान वैसे भी ज़रूरी है। ठीक है, केन्या पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है। तो ये जो केन्या है कहाँ पे है? पूर्वी अफ्रीका में। ठीक है, राजधानी इसकी नैरोबी है। आपको याद होगा कि नैरोबी 1972 का डेट जरूर याद रखिएगा और देखिएगा मैंने ये 1972 क्यों बोला है। ठीक है, आधिकारिक भाषाएं स्वाहिली और अंग्रेजी हैं। तो इसकी जो आधिकारिक भाषाएं हैं स्वाहिली और अंग्रेजी हैं। केन्या ने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ताइफा, क्या है? ताइफा। तो ऐसे कर लो, ताई की कन्या कर लो, याद करो, ताई की कन्या क्या हो गया? कन्या। और सबको पता है अगर आप मैप देखते हो, तैयारी कर रहे हो तो मैप तो देखना ही चाहिए। तो अफ्रीका का जो ये इधर वाला पार्ट है, ठीक है, ये हमारा, अगर ये हमारा, एक सेकंड में आपको बता ही दूँ, ज़रूरी है, थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हमारा ये इंडिया है तो ये क्या हुआ? यहाँ पे अफ्रीका है ना? तो अफ्रीका का ये क्या हुआ? पूरब वाला, तो ये पूरब अफ्रीका में आता। और इंडिया का ये क्या हुआ? पश्चिम। दिशाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। तो ये पूर्वी अफ्रीका में केन्या आता है। ठीक है, पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? नैरोबी। और मैंने बोला है 1972, देखिएगा क्यों मैंने ये डेट बताया है। नैरोबी केन्या। स्वाहिली अंग्रेजी इसकी क्या है? आधिकारिक भाषा है। अगली न्यूज़ पे आते हैं हम लोग। दुनिया के सबसे धनी शहरों की रिपोर्ट आई है। सबसे धनी शहर कौन से हैं दुनिया के, देख लेते हैं। 2023 दुनिया की सबसे धनी शहर 2023 न्यूयॉर्क शहर दुनिया का सबसे धनी, न्यूयॉर्क। तो ऐसे याद कर लो कि न्यूयॉर्क जाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होते हैं? बहुत सारे धन चाहिए होते हैं, है ना? चाहिए होते हैं कि नहीं? याद हो गया? हिनले एंड पार्टनर्स और न्यू वर्ल्ड वेल्थ द्वारा प्रकाशित, ये इंपॉर्टेंट है।
हेनले एंड पार्टनर्स न्यू वर्ल्ड वेल्थ द्वारा प्रकाशित हुई है। तो हेनले की है, न्यूयॉर्क शहर जाने के लिए हमें पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि वेल्थ मतलब धन, ऐसे कुछ करो वेल्थ, और कुछ पार्टनर्स से बोलते हैं कि भाई पैसे वैसे दे दो। दिमाग में बनाओ इमेज, तभी याद होगा। दुनिया के शीर्ष 50 शहरों में से 10 के साथ चाइना, 50 शहरों में से 10 के साथ चाइना, और ऑस्ट्रेलिया के बाद अमीर शहरों की संख्या में अमेरिका सबसे ऊपर है, ठीक है। भारत के 2 शहर, अब भारत का भी कोई है तो ये अच्छी बात है ना, कौन हो सकता है? ये देखो, बेंगलुरु हैदराबाद। बेंगलुरु हैदराबाद ने निवासी करोड़पतियों के लिए सबसे तेजी से बढ़ते शहर में शीर्ष 10 में जगह बना ली है। शीर्ष 10 में इन्होंने जगह बनाई। कौन कौन? बेंगलुरु एंड हैदराबाद, ठीक है। तो बेंगलुरु और हैदराबाद में कुछ लोग रह रहे थे, धनी लोग रह रहे थे, उन्होंने वेल्थ इकट्ठा किया, कुछ पार्टनर्स बनाए। कहाँ? न्यूयॉर्क जाने के लिए, है ना, न्यूयॉर्क जाने के लिए। तो कैसे याद होगा? न्यूयॉर्क जाना है, सबसे धनी शहर, धन की बात कर रही हूँ, वेल्थ की बात कर रही हूँ, न्यू वर्ल्ड वेल्थ, हेनले पार्टनर्स, है ना, ये प्रकाशित करता है। और बेंगलुरु हैदराबाद भारत के शामिल है, तो इम्पॉर्टेंट है। चलो अगली न्यूज़ पे चलते हैं, हम अपने पुरस्कार पे आते हैं। पुरस्कार से बेटा 1-2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, आप लोग को पता है, तो ज़रूरी है। अब यही पता चल जाए कहाँ से आता है तो फिर ठीक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है ना, तो हमें सब थोड़ा थोड़ा दिमाग पे रखना होगा। पुरस्कार पे वैसे भी इम्पॉर्टेंट ही है इसमें सब। 13वां AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स, 13वां है AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स है। जीते किसे? आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला। क्या नाम है इनका? कुमार मंगलम बिरला, ये जीते हैं। AIMA JRD टाटा कॉर्पोरेट नेतृत्व TB नरेंद्रन और टाटा स्टील के CEO और MD, ठीक है। परिवर्तनकारी बिजनेस लीडर संजीव बजाज और बजाज फिनसर्व के MD। तो कौन कौन? संजीव बजाज, TB नरेंद्रन और कुमार मंगलम बिरला। आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष कौन? कुमार मंगलम को। एमा के JRD टाटा कॉर्पोरेट नेतृत्व कौन है? TB नरेंद्रन, और टाटा स्टील के CEO MD भी है। और बिजनेस लीडर संजीव बजाज, बजाज फिनसर्व के MD। इन लोगों को क्या मिला है? मैनेजिंग इंडिया अवार्ड, AIMA। उत्कृष्ट इंस्टीट्यूशन बिल्डर वेणु श्रीनिवासन, चेयरमैन एमिरेटिस TBS मोटर, ठीक है। तो उत्कृष्ट इंस्टीट्यूशन बिल्डर में किसको मिला? वेणु श्रीनिवासन को। ये तो रटना ही पड़ेगा, ये तो रटना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पर। अब अगली न्यूज़ है, कर्नाटक को देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। यहाँ पे 4-5 स्टार बना लीजिए, ठीक है। कर्नाटक को देश में प्रधानमंत्री फसल, आज कर्नाटक और बेंगलुरु का नाम बहुत आ रहा है, मैं देख रही हूँ। कर्नाटक को देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, कर्नाटक को मिला है। अच्छा, कर्नाटक जो है बीमा वगैरह, फसल का बीमा करवाने में कोई वो नहीं करता, कोई भी। आजकल अगर किसानों को बता दिया जाए कि कहीं फसल बीमा हो रहा है तो कोई नाटक नहीं करते, सीधा जाके करवा लेते हैं, ठीक है। तो इनको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। राज्य ने खरीफ सीजन 2021 और 2022 के बीच योजना के तहत किसानों के नामांकन में 47.74 की वृद्धि दर्ज की है। खरीफ सीजन जो होता है उसमें 21-22 के बीच योजना के तहत क्या किया? किसानों के नामांकन कितने हुए? 47.74, ठीक है, वृद्धि दर्ज की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY 2016 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक फसल बीमा योजना है, ये याद रखिएगा। और थोड़ा सा इस फसल बीमा योजना के, अगर आप स्टेट PSC लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा डीप जाने की जरूरत है, जरूर देखिएगा, ठीक है। मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार, मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार, ये क्या है? मैल्कम उत्साह पटनायक ने जीता है। क्या नाम है? उत्साह पटनायक आदिशेषिया। तो ऐसे कर लो, शिया पटनायक नाम याद कर लो, शिया, और यहाँ से पटनायक ले लो। यहाँ पे जो ये पुरस्कार है, इस पुरस्कार में क्या है? आदिशेषिया, और यहाँ पे जिन्होंने जीता उनका नाम है उत्साह पटनायक। तो यहाँ से शिया उठा लो, यहाँ से नायक उठा लो,
तो शिया पटनायक, ठीक है, याद हो जाएगा। वह प्रसिद्ध कौन है? अर्थशास्त्री हैं। यह पुरस्कार हर साल मैल्कम एंड एलिजाबेथ आदि शेशिया ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। तो नाम में ही है आदि शेशिया, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यह विशेष रूप से गठित राष्ट्रीय जूरी द्वारा प्राप्त नामांकन से चुने गए एक उत्कृष्ट सामाजिक वैज्ञानिक को प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो उत्साह पटनायक, शिया पटनायक, याद रहेगा ना, शिया पटनायक। साझेदारी पे आते हैं भाई, क्या है साझेदारी? इंडियन ऑयल और लांजा जेट भारत की पहली हरित विमानन ईंधन फर्म स्थापित करेगी। इंडियन ऑयल और लांजा जेट भारत की कौन सी करेगी? पहली हरित विमानन ईंधन फर्म स्थापित करेगी, ठीक है। कारण क्या है? टिकाऊ विमानन ईंधन SAF के उत्पादन के लिए। और IOC जो इंडियन ऑयल मुख्यालय का है, नई दिल्ली, स्थापना 1964 में हुई थी। आइए दूसरे पे देखते हैं। तो इंडियन ऑयल और लांजा जेट का नाम याद रखिएगा, टिकाऊ विमानन ईंधन। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। इंपॉर्टेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व के साथ एक समझौता पे हस्ताक्षर किया है। कारण वन क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों, जो वन क्षेत्र है वहाँ पे जो वाहन प्रवेश कर जाते हैं, एक सहज और कुशल प्रवेश प्रक्रिया को सुगम बनाना, ये कारण है। नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व भारत के आंध्र प्रदेश के कुर्नूल और प्रकाशम जिलों में नल्ला मल्ला पहाड़ियों में स्थित एक वन्यजीव अभ्यारण्य है ना। तो याद रखिएगा। अभी कुर्नूल जिले का एक बार पहले भी नाम याद आया था, तो देखिएगा, बार बार ना दिमाग में चीज़ों को लेके आइए, तभी याद होगा। भूलेंगे फिर से उठाइए नोट्स और देखिए, बिना अभ्यास के कुछ नहीं होने वाला है। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है NHAI और श्री सैलम, ठीक है। मैं बार बार जो बोल रही हूँ इम्पॉर्टेंट है, मतलब है। बैंकिंग से रिलेटेड देखते हैं आप, क्या है बैंकिंग क्षेत्र का जो न्यूज़ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने 400 दिनों की अवधि की एक विशेष योजना, क्या नाम है, अमृत कलश नामक रिटेल टर्म डिपॉजिट को फिर से शुरू किया है। इम्पॉर्टेंट, सीधा यही अपने आप में टफ हो जाएगा। अमृत कलश नामक एक योजना है, किसकी है? SBI। कहीं से लग रहा है कि मतलब ये बैंक से रिलेटेड हो सकता है, नहीं ना। ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं लगता है। तो अमृत कलश SBI, ठीक है। अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा और प्रबंध निदेशक कौन है? प्रबंध निदेशक कौन है? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 400 दिनों की अवधि के लिए, अवधि कितनी है इसकी? 400 दिनों की। अमृत कलश, अमृत कलश, अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा, ठीक है। चलो, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। 2-3 बार अगर आप लोग न्यूज़ को देख लोगे तो विश्वास करो नहीं भूलेगा। यस बैंक 50 लाख से अधिक शेयर धारकों वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। तो ये जो यस बैंक है, कितने? 50 लाख से अधिक शेयर धारक इसके पहली भारतीय कंपनी बन गई है, इतना याद रखिएगा। 31 मार्च मैं जस्ट एक बार रीड कर देती हूँ। 31 मार्च 2023 तक बैंक के 50.6 लाख शेयर धारक थे, जो सभी सार्वजनिक शेयर धारक थे। सभी कौन थे? सार्वजनिक थे। संस्थापक कौन है यस बैंक? राणा कपूर, अशोक कपूर। तो राणा कपूर, दोनों में कपूर आया है। यस बैंक के जो संस्थापक हैं कपूर है, राणा अशोक कपूर ऐसे कर लो, या फिर अशोक राणा कपूर कर लो, कुछ भी याद कर लो। स्थापना 2004 में, मुख्यालय मुंबई में। SBI का भी मुंबई में, ठीक है। यस बैंक पहली भारतीय कंपनी बन गई है अधिक शेयर धारकों वाली, 50 लाख से अधिक। बैंक की टैगलाइन क्या है? हमारी विशेषज्ञता का अनुभव करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो ठीक है, पहला बन गया है, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा, चांसेस हैं। बैंक की टैगलाइन क्या है? हमारी विशेषज्ञता का अनुभव करें, हमारी विशेषज्ञता का अनुभव करें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यस बैंक हो गया। अगली न्यूज़ क्या है? AU स्मॉल
AU स्मॉल फाइनेंस बैंक वीडियो बैंकिंग के माध्यम से बिल भुगतान सेवाएं प्रदान करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक बन गया है। ठीक है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक वीडियो बैंकिंग के माध्यम से, अब ये वीडियो बैंकिंग कर रहा है, भुगतान सेवाएं और जितनी भी जो पेमेंट से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती है वो देने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक बन गया है। ये पहला सबसे अधिक 50 लाख से अधिक शेयर धारक वाला पहला क्या बन गया था, भारतीय कंपनी यस बैंक। ठीक है, और यहाँ पे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक वीडियो बैंकिंग के जरिए क्या करता है, जो पेमेंट सर्विसेज होती है वो प्रोवाइड करवाता है। तो ऐसा करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक बन गया है। यह भारत बिल पेमेंट सिस्टम से जुड़ा है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम से जुड़ा है। उद्देश्य क्या है, डिजिटल पहुंच और आर्थिक क्षमताओं को बढ़ाना, डिजिटल पहुंच, आर्थिक क्षमताएं बढ़ाना और जिससे अधिक से अधिक वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिले। AU बैंक का मुख्यालय कहाँ है, जयपुर राजस्थान में है आपके। ठीक है, और 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। तो जो लोग राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान के जो एग्जाम्स होते हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ये AU। ठीक है, चलो अब अगले न्यूज़ पे आते हैं। क्या, खेल कूद से AU जरूर याद रखना। ठीक है, आ जाओ। महिलाएं तो सब जगह आगे ही बढ़ रही हैं, देखते हैं। यहाँ पे देखिए, महिलाओं की लंबी कूद में शैली सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। शैली इतनी अच्छी शैली थी, से शैली और स्वर्ण कि उनको क्या मिला, स्वर्ण पदक मिल गया। शैली अच्छी थी कि नहीं, हाँ, कूदने की शैली इतनी अच्छी थी कि उनको क्या मिला, स्वर्ण पदक मिला। बेंगलुरु कर्नाटक में इंडियन ग्रा प्री 42023 ग्रा प्री 4 में 2023 एथलेटिक्स मीट के दौरान, ठीक है, तो ग्रा प्री का क्या था, 4 था, और 2023 में एथलेटिक्स मीट के दौरान इनको बेंगलुरु कर्नाटक बेंगलुरु बार बार आ रहा है कि नहीं आ जा रहा है। शैली से बिल्कुल नाटक नहीं करती थी, इतने अच्छे से इनकी मतलब शैली इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी शैली थी कि इनको स्वर्ण पदक मिला। ठीक है, उन्होंने 6.76 मीटर का प्रयास किया, जो महान अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद किसी भारतीय द्वारा दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रयास है। अंजू बॉबी जॉर्ज, तो अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ क्या है, प्रयास है। इस जीत के साथ उसने हांगझो चीन में होने वाले एशियाई खेलों 2023 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, तो चीन में होने वाले एशियाई खेल 2023 क्या है, हांगो में होगा। ठीक है, चलो, हांगझो चीन में होने वाला एशियाई खेल 2023 के लिए भी क्वालिफाई हो गई है शैली सिंह। भारतीय पहलवान, अगली न्यूज है, भारतीय पहलवान अमन शहरावत ने, क्या नाम है, अमन शहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। बेटा पदक से जरूर क्वेश्चन आता है, प्लीज रट लेना। भारतीय पहलवान है अमन शहरावत, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत का पहला स्वर्ण पदक लेके गए हैं। वहां पे शैली अच्छी थी, कूद में शैली अच्छी थी, तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। नाटक नहीं करती थी, बहुत अच्छे से कूदी। यहाँ पे क्या नाम है, अमन शहरावत, एशियाई कुश्ती। तो यहाँ पे ये सह शब्द है ना, सह मतलब ऐसे कुछ कर लो, सहना। कुश्ती अगर किसी को मार दो, कुश्ती घुसा मार दो, अगर वो सह जाए तो उसको लोग कितना सराहना करते हैं, उसको कहते हैं भैया इसको स्वर्ण पदक दे दो। ठीक है, याद हो गया ना, हो गया होगा। अस्ताना, तो जब आप किसी को कुश्ती खेलते हो तो क्या पहनते हो, दस्ताना पहनते हो या नहीं, तो ये अस्ताना हो गया कजाकिस्तान में। कैटेगरी 57 किलोग्राम, ठीक है, कितना, 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल। पहली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 1979 में तेहरान ईरान में हुई थी। तेहरान ईरान, तो पहली कब हुई थी, पहला जरूर जानना चाहिए, मैं हर क्लास में बोलती हूँ। तो पहला 1979 में तेहरान ईरान में हुई थी। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत 14 पदक के साथ समाप्त हुआ। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत 14 पदक के साथ समाप्त हुआ। चलो अगली न्यूज़ पे आते हैं, ठीक है कि नहीं। सहने की शक्ति होगी तभी तो है, कुश्ती सहोगे तभी तो मिलेगा स्वर्ण पदक। यहीं तक है, ओके। आज का हमने अपना न्यूज़ है
AIFF ने भारतीय महिला लीग में शीर्ष 8 टीमों को 3.2 लाख रुपए वार्षिक अनुबंध पर 10 भारतीय खिलाड़ियों को शामिल करने का आदेश दिया है। तो AIFF ने भारतीय महिला लीग में शीर्ष 8 टीमों को 3.2 लाख रुपए वार्षिक अनुबंध कितने का 3.2 लाख और 10 भारतीय खिलाड़ियों को शामिल करने का आदेश दिया है। AIFF के अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे हैं। कौन है? कल्याण चौबे जी हैं इसके AIFF के अध्यक्ष। अगली न्यूज़ है भारत की पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी नित्या श्री सुमति शिवन। क्या नाम है? भारत की पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी नित्या श्री सुमति शिवन ने ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में 2 स्वर्ण पदक जीता है। रट लो इसको रट लो। भारत की पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी क्या नाम है? नित्या श्री सुमति। नाम बहुत बड़ा है तो नित्या याद रखना, नित्या। तो ये क्या करती थी? पैरा बैडमिंटन। तो पैरा को कर लो, पैरों से नित्य मतलब अभ्यास करती थी, ठीक है, ऐसे कुछ कर लो। और ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में 2 स्वर्ण पदक लेकर आई हैं, ठीक है। सुमति, नित्या श्री सुमति, रट लो इसे। पैरा बैडमिंटन नित्या पैरा याद कर लेना, 2 स्वर्ण पदक लेके आई हैं, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण दिन देख लेते हैं। लास्ट पेज है हमारा, हो गया यहाँ तक। चलो 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी, ये पहले भी क्लास का प्रॉब्लम, चलो ठीक है। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस। होम्योपैथी के जनक कौन है? ये आया, हम लोगों ने मैंने बोला था कि इनका नाम एक बार याद कर लेना, किसी ने याद किया नहीं किया फिर भी चलो आ गया। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती, ठीक है। होम्योपैथी के जनक कौन है? डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। इनका जयंती कब होता है? 10 अप्रैल, उसी दिन हम विश्व होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। इस साल सैमुअल हैनीमैन की 268वीं जयंती होगी। 11 अप्रैल विश्व पार्किंसंस दिवस। तो 11 अप्रैल को क्या होता है? विश्व पार्किंसंस दिवस। डॉक्टर जेम्स पार्किंसन की जयंती होती है। वे पहले चिकित्सक हैं जिन्होंने पार्किंसंस को एक चिकित्सीय स्थिति के रूप में मान्यता दी। पार्किंसंस रोग एक तंत्रिका संबंधी विकार है जो शरीर के छड़ों को क्या करता है? प्रभावित करता है। अगला है 11 अप्रैल, सेम डे ही राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। तो 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस और 11 अप्रैल को ही राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। उद्देश्य क्या होता है? सभी माताओं या गर्भवती माताओं की अच्छी स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना या बढ़ाना। चलो अगली न्यूज हमारी 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। तो 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। थीम क्या होती है? विरासत परिवर्तन। थीम क्या है? विरासत परिवर्तन। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस 2023, विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को। थीम क्या थी? सतर्क रहे, इसको रट लेना। विश्व विरासत दिवस की विरासत परिवर्तन याद रहेगा, विरासत परिवर्तन। और ये जो विश्व लीवर दिवस है इसकी थीम देखिए, सतर्क रहे, लीवर की नियमित जांच कराएं, फैटी लीवर किसी को भी प्रभावित कर सकता है। फैटी लीवर किसी को भी प्रभावित कर सकता है। तो आज का हमारा ये जो भी न्यूज़ था यहीं तक है, अब समाप्त होता है। अगले फिर मिलते हैं वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए न्यूज़ के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।